अलग होती हैं उनको एक ही तालाब में, सेम पॉन्ड में कल्चर किया जाना कंपोजिट फिश कल्चर कहलाता है। तो इसमें हम करते क्या हैं कि अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, जैसे मैंने आपको कहा कि लेबियो, रोहू और कटला, इन अलग अलग स्पीसीज को हम एक ही तालाब के अंदर पालते हैं। तो जो इकोलॉजिकल नीश आपने पढ़ा है वो उनका बेहतर उपयोग जो है वो कर सकते हैं। जैसे कुछ मछलियां जो हैं वो बॉटम फीडर होती हैं, कुछ उसके मीडियम पार्ट में फीड करेंगी और कुछ सरफेस पर फीड करती हैं। तो इन अलग अलग नीच का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इसका जो उद्भव हुआ है या इसका जो विकास हुआ है वो मोनोकल्चर से हुआ है। मोनोकल्चर से क्या मतलब हमारा कि जब हम एक ही प्रजाति की मछली का कल्चर करते हैं तो जनरली 6 स्पीसीज कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा माना जाता है कि इसमें हम 6 प्रकार की मछलियां एक साथ यहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो लगने वाला जो समय है जिसको हम कल्चर पीरियड कहते हैं वो 6 to 8 मंथ्स जो है वो होता है। और इससे हमें बहुत अच्छी उपज जो है वो मिल जाती है। एक फसल में यानी एक चक्र में हमें 5 to 10 टन पर हेक्टेयर पर क्रॉप जो है वो इसकी उपज जिसको हम कह सकते हैं यील्ड जो है वो होती है। और ये सभी स्थानों के लिए उपयुक्त होता है और इजी होता है और ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमें अच्छे उपज जो है या अच्छी पैदावार जो है वो हमें मिलेगी। अब हम आ जाते हैं पोषण और मत्स्य संग्रहण पर कि हमने देखा था कि फिंगरलिंग को, नर्सरी के फिंगरलिंग को उचित पोषण के बाद में हम क्या करते हैं कि इनके आकार की वृद्धि की गणना करते हैं और इनकी डिजायर्ड ग्रोथ जब हो जाती है तो इनको भविष्य में उपयोग के लिए पकड़ लिया जाता है और स्टॉक पॉन्ड में अब छोटी मछलियां छोड़ दी जाती है ताकि नंबर जो है वो वहाँ इनका बराबर बना रहे। तो मछलियों को पकड़ने के लिए कुछ अलग प्रकार के जाल जो हैं उनका उपयोग किया जाता है जिनको हम स्कूप नेट, डिप नेट या कास्ट नेट जो हैं वो कहते हैं। ये क्या होते हैं इनके बारे में जब हम इनको पकड़ने की विधियां आएंगी तब वहाँ पर इसके बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो जब मछलियों की ग्रोथ हो जाती है तब इनकी फसल लेने का समय आता है, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो हार्वेस्टिंग जो है वो पहले साल के अंत में किया जाता है जब मछलियों का वजन जो है वो 800 ग्राम से 1.25 किलोग्राम हो जाता है। अगर हम मैनेजमेंट ढंग से करें तो जो प्रोडक्शन जो है वो 4 to 5 टन पर हेक्टेयर जो है वो एक साल में हमें मिल सकता है। तो हार्वेस्टिंग जो है वो पार्शियल डी वाटरिंग के द्वारा, यानी विधियां हैं इसकी अलग अलग, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और डी वाटरिंग मतलब क्या होता है कि वहां से आप पानी जो है वो खाली कर दें या आप समय समय पर जाल के द्वारा उनको पकड़ सकते हैं। तो दो मुख्य जो हैं वो विधियां हैं जिनसे कि हम हार्वेस्टिंग के उपकरण हैं। नेट्स होती हैं, कुछ जाल हैं, कुछ फंदे लगाए जाते हैं, ट्रेप्स हैं, और भी कुछ तरीके हैं जिनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब जो कल्चरेबल फिश हैं उनके लिए भोजन जो है वो क्या होता है कि मछलियों का जो सामान्य भोजन है वो पादप प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन्स या जू प्लैंक्टन जो होता है उसके अलावा सड़ी गली पत्तियां, रोटीफर और क्रस्टेशियंस होते हैं। जनरली फिशेज जो हैं वो ओमनिवोर होती हैं लेकिन शाकाहारी और शुद्ध मांसाहारी प्रजातियों का संवर्धन भी किया जाता है। जो तालाब के लिए भूमि के चयन के बारे में हम जो बात कर रहे थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसके पैंदे की जो मिट्टी है वो क्यों उपयोगी होती है, वो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती हैं कि ये मछलियों के कल्चर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जिनमें ऐसी मिट्टी जिसका खनिजीकरण आसानी से हो सकता है, मिनरलाइजेशन आसानी से हो सकता है और लंबे समय तक ये पोषण को धीरे धीरे रिलीज कर सकती है, वो एक अच्छा कल्चर मीडियम जो है वो बनाती हैं जिससे कि वहाँ पर हमारे प्लैंक्टन की ग्रोथ जो है वो लगातार होती रहती है। और इस मिट्टी को उपजाऊ बनाने रखने के लिए इसमें हम उर्वरक या फर्टिलाइजर जिसको हम कहते हैं वो डालते हैं, जो कि दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, इसमें आप लाइम या नाइट्रोजन और फास्फेट
या जैसे कि यूरिया का प्रयोग आप वहाँ पर किया जाता है। ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें नाइट्रोजन और फास्फेट जो है वो अच्छी मात्रा में पाई जाती है। यह एक दूसरा तरीका है जिसमें हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, गाय भैंस और सूअर का गोबर जो है वो इसके लिए काम में लाया जाता है। गुएनो और जो फार्मयार्ड मैन्योर हैं, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है कार्बनिक तत्वों का, जिनके प्रयोग से हम मछलियों की संख्या में तेजी से वृद्धि कर सकते हैं। कई देशों में ऊंट और घोड़े के मल को भी काम में लिया जाता है, और हांगकांग और चीन में नाइट सॉइल का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा इसमें हम जो मस्टर्ड ऑयल केक है, सरसों का तेल निकालने के बाद में उसकी जो खल बच जाती है, उसको सोयाबीन और कपास के बीज, कॉटन सीड का आटा, ये भी काम में लेते हैं, जो कि एक अच्छा पोषक पदार्थ है, और इनका उचित उपमात्रा में उपयोग मछली पालन के लिए जरूरी होता है। धीरे धीरे ग्रीन मैन्योर का प्रयोग भी लोग जो है वो करने लग गए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तालाब के पेंदे में हरे प्लांट या घास और जो लेग्यूमिनस प्लांट जो हैं ये उगाए जाते हैं, और कुछ दिनों के बाद में इनमें मिट्टी और गाय के गोबर को मिला करके खाद तैयार की जाती है, और फिर उसके अंदर पानी जो है वो छोड़ दिया जाता है। तो ये एक हमारा एक बहुत अच्छा कल्चर पॉन्ड जो है वो बन जाता है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि हमने मछलियों का कल्चर कर लिया है, अब हमें हार्वेस्टिंग का टाइम जब आया है, तो इनको पकड़ने की जो विधियां हैं उनके बारे में अगर हम बात करें, तो अलग अलग प्रकार के साधनों का उपयोग जो है वो इनमें किया जाता है। पुराने समय में जब टेक्निक्स इतनी विकसित नहीं थी, तो मनुष्य जो है वो भाले और पत्थरों के प्रयोग से इसको पकड़ा करता था, लेकिन अब इसमें कई अलग अलग टेक्निक जो हैं वो आ गई हैं। एक प्रिमिटिव टेक्निक है फंदे लगाए जाना। इनका उपयोग जो है वो किस प्रकार से किया जाता है कि फंदे लगा करके और रख दिए जाते हैं, और मछली जब एक साइड से इसके अंदर एंटर कर सकती है, लेकिन उसके निकलने का रास्ता जो है वो नहीं होता है इसमें। तो इस विधि के द्वारा प्लेरियस, एनाबास और ईल मछलियों को पकड़ा जाता है। इसमें आप अलग अलग प्रकार के फंदे जो हैं वो देख सकते हैं कि इसमें मछली एंटर तो कर जाती है, लेकिन जब वो बाहर निकलना चाहती है तो ये रास्ता बंद मिलता है उसको। इसी प्रकार का ये रास्ता है कि ये जब इसमें चली जाती है, जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो नहीं निकल पाती है। तो ये अलग अलग प्रकार के ट्रैप्स जो हैं वो काम में लिए जाते हैं मछली की प्रकृति के आधार पर। तो ये पहला हो गया। दूसरा है, एक विधि है स्ट्रैंडिंग। स्ट्रैंडिंग का मतलब क्या होता है कि पानी को खाली कर दिया जाए। तो जो शेलो वाटर पॉन्ड है वहाँ पर क्या किया जाता है कि जो मेन पॉन्ड है आपका, वहाँ से पानी को निकाल दिया जाता है, और फिर मछलियों को आसानी से हम इसमें पकड़ सकते हैं। एक और विधि है एंगलिंग, जो कि मनोरंजन के रूप में भी काम में ली जाती है। हॉबी के लिए भी, टाइम पास के लिए भी लोग जो हैं वो कांटे और हुक के द्वारा इस बड़े आकार की मछलियां जो हैं वो इससे पकड़ी जाती हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कांटे हैं उनके ऊपर फिशिंग रॉड्स आती हैं। उस रॉड में फिशिंग का एक वायर जो है वो लगा हुआ रहता है, और उसके वायर के साथ में हम इस प्रकार का हुक जो है वो बांध देते हैं, और मछली को प्रलोभन देने के लिए उसका जो भोज्य पदार्थ है वो इसके ऊपर लगा दिया जाता है, जिससे कि मछली जब इसको खाती है तो ये उसके मुंह में फंस जाता है, और फिर रॉड की सहायता से हम उसको, जो वायर है उसको होल्ड करते हुए मछली को ड्रैग करके और पानी से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें अलग अलग प्रकार के हुक जो हैं वो काम में लिए जाते हैं। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि जो मछली आप पकड़ना चाह रहे हैं उसका आकार किस प्रकार का है, तो उसके हिसाब से हमें अलग अलग प्रकार के हुक जो हैं वो प्रयोग में लेने पड़ेंगे। एक और तरीका है, वो है आपका ड्रैगनेट। तीसरा हमने देखा था कि हुक है, चौथा ड्रैगनेट। तो इसका उपयोग बड़ी वाटर बॉडीज के अंदर किया जाता है, जैसे कि नदी और झील में, और नदी जो वाटर बॉडी का जो शेप है उसके अनुसार इसकी साइज और आकृति का निर्धारण जो है वो किया जाता है। तो ड्रैगनेट, ड्रैग का मतलब क्या होता है, खींचना, यानी जाल को डाल करके और खींचा जाता है, और मछलियां जो है वो उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं, और वहां से आप उनको स्कूप नेट के या दूसरी हैंड पिकिंग के द्वारा भी आप उनको वहां से अलग निकाल सकते हैं।
देन स्कूपिंग। तो स्कूपिंग क्या होता है कि एक गोलाकार स्कूप नेट का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। तो एक गोलाकार या त्रिभुजाकार बांस के फ्रेम के नीचे नेट लगा दिया जाता है। जनरली जो ड्रैग नेट जो बताया था मैंने आपको अभी, उसमें पकड़ी गई मछलियों का स्थानांतरण स्कूपिंग के द्वारा ही किया जाता है। एक है आपका डिप नेट। इस जाल में को लगभग 10 मिनट तक पानी के भीतर रखा जाता है और जब मछली इसके ऊपर से गुजरती है तो तेजी से इस नेट को जल से ऊपर उठा लिया जाता है। तो वो मछली जो है वो ट्रैप हो जाती है इसके अंदर। और अलग अलग प्रकार के आप इसको देख सकते हैं। ये एक ये हो गया आपका, इसको पानी में डुबो दिया जाएगा। मछली जब इसके ऊपर से निकलती है तो आजकल जो है वो साधन लगातार विकसित होते जा रहे हैं। बड़ी मछलियों को ड्रैग करने के लिए आपको जो मैकेनाइज्ड जो है पुली का उपयोग जो है वो किया जाता है। और इनको ये एक सामान्य सा मैकेनिज्म है जिसमें कि एक लकड़ी के साथ में किसी बांस के द्वारा इस तरह के डिप नेट को लटका दिया जाता है, पानी में डाल दिया जाता है। मछली जब इसके ऊपर से निकलती है तो आप इसको पुश करेंगे तो ये जाल जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। ठीक है। एक है आपका घाघरिया नेट। इसको कास्ट नेट भी कहते हैं और इसका उपयोग नाव में बैठ करके और किया जाता है और जल में इन जाल को थ्रो किया जाता है और चलती नाव में रस्सी के द्वारा इन्हें खींचा जाता है। तो ये जाल जो है वो बंद हो जाते हैं खींचने के कारण से और जो मछलियां इसके बीच में आ जाती हैं वो इसमें ट्रैप हो जाती है और इस तरह से आप मछली आसानी से पकड़ सकते हैं। देन गिल नेट। गिल नेट जो है वो एक दीवार के समान होते हैं और इनको मछली के तैरने की दिशा में आड़े लगाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको फिक्स रखने के लिए एक तो नीचे की ओर जो है वो वेट लगा हुआ रहता है और ऊपर की ओर फ्लोट लगा करके रखते हैं, जिससे कि एक वर्टिकल दीवार के रूप में ये खड़े हुए रहते हैं। और मछली जब इससे टकराती है तो इससे निकलने की कोशिश करती है तो उसके गिल में ये जो नेट है वो फंस जाती हैं और मछली यहाँ पर ट्रैप हो जाती है। एक है आपका पर्स नेट। तो इसका उपयोग गहरे जल से प्रवासी मछली जैसे हिल्सा को पकड़ने के लिए लिया जाता है। जैसे ही मछली इस जाल में आती है, इनके वेट की वजह से जाल का मुंह जो है वो बंद हो जाता है। ये पर्स की आकृति का होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको कि ये आपका एक बेम्बू पोल है जिसको कि इसे अटैच कर रखा है। ये रोप है जो कि यहाँ पर लगी हुई है। नेट जो है वो यहाँ पर होता है। आप इसको इस तरह से ट्रेवल भी कर सकते हैं और ये इसका अपर लिप और लोअर लिप है। मछली जब इसके अंदर जाती है तो वेट की वजह से ये नीचे की ओर बैठेगा और उसके कारण से ये लिप जो है वो बंद हो जाएगा। तो हिल्सा जो है वो इससे काटी जाती है। ये दो प्रकार का होता है, एक खारकी जाल होता है और दूसरा शंगला जाल जो है वो होता है। ओके। एक और विधि है वो है आपका इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा इसको पकड़ा जाता है। इसका प्रयोग भी किया जाने लगा है लेकिन ये अनएथिकल माना जाता है और इसका जो 15 एम्पियर तक का करंट जो है वो इसमें जनरेट किया जाता है और जो बड़ी मछलियां हैं उनके लिए वोल्टेज आपको ज़्यादा रखना पड़ता है। तो ये 150 से 250 वोल्ट पर इनको पकड़ा जाता है। तो वोल्टेज के कारण से क्या होगा कि मछली जो है वो अस्थायी तौर पर मूर्छित हो जाती है और उस समय पर आप उसको हैंड पिक कर सकते हैं और लेकिन वो जल्दी ही अपनी वास्तविक स्थिति के अंदर आ जाती है। अब जब आपने मछलियां पकड़ ली हैं तो क्योंकि मछलियों का जितनी मछलियां आपने पकड़ी है उनका उपयोग एक साथ नहीं किया जा सकता है। तो पकड़ने के बाद में इनको प्रिजर्व भी हमें करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो हमारी जो जिस प्रकार से हम धान की कोई भी फसल लेते हैं तो जो फसल को हम स्टोर करके रखते हैं उसी प्रकार से इनका भी प्रिजर्वेशन जो है वो किया जाता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा और इसके लिए कुछ विशेष विधियाँ जो हैं वो हैं जैसे डीप फ्रीजिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं कि मछलियों को 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर लंबे समय तक हम इनको प्रिजर्व करके और रख सकते हैं, जिससे बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं होगी और इनका मांस जो है वो खराब नहीं होगा। एक आपका फ्रीज ड्राइंग। तो मछलियों को -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर वैक्यूम में हम इनको सुखा लेते हैं। उच्च श्रेणी की मछलियां ही इस प्रकार से प्रिजर्व की जाती हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है रेफ्रिजरेशन का। तो मछलियों को रेफ्रिजरेटर के अंदर भी रखा जा सकता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर और उससे ये खराब नहीं होंगी। लंबे समय तक इनको बनाए रखने के लिए हम सन ड्राइंग मेथड काम में लेते हैं।
तो इनको साफ करके और चटाई पर फैला दिया जाता है और सूरज की रोशनी में इनको धूप में सूखने के लिए 3-4 दिनों तक छोड़ दिया जाता है। तो इस विधि का प्रयोग भारत, चीन और जापान में किया जाता है। एक है आपका सन क्योरिंग। इस विधि में मछली की अधर सतह को खोल करके आहार नाल जो है वो बाहर निकाल दी जाती है और नमक में रख करके इसको प्रिजर्व कर लिया जाता है। मोनो क्यूरिंग, वेट क्यूरिंग और साल्टिंग और केनिंग भी कुछ विधियां हैं जिनसे कि इनको प्रिजर्व किया जाता है। एक और विधि है स्मोकिंग, जिसमें कि मछलियों को टांग करके और उसके नीचे लकड़ियों को जला करके और धुआं जो है वो दिया जाता है और इससे मछलियां प्रिजर्व हो जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है वो पूरा होता है। थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो हम इसको आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं इसको ग्रुप पर डालूंगा, तो आप मुझे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में कुछ क्वेश्चन दूंगा जिनको कि आपको गूगल फॉर्म विधि से आपको इनको आंसर करना है। थैंक यू वेरी मच।